नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज़ मुल्क में ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के रिव्यू के लिए एक मीटिंग की। उन्होंने इस पर जोर दिया कि मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के साथ घर और अस्पतालों में मरीजों की देखभाल के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट्स भी मुहैया कराने की फौरी ज़रूरत है। उन्होंने सभी वजारतों और डिपार्टमेंट्स को ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाई के लिए तालमेल से काम करने पर जोर दिया। यह फैसला भी किया गया कि 3 महीने के लिए ऑक्सीजन से जुड़ी सभी इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी ने मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स को ऐसे इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट पर जल्द से जल्द कस्टम्स क्लियरेंस देने के अहकाम दिए। यह फैसला भी लिया गया कि कोरोना के टीकों के इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 3 महीने के लिए खत्म कर दिया जाए। इससे पहले जुमेरात को भी वज़ीर आज़म मोदी ने ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें उन्होंने अफसरों को अहकाम दिए थे कि रियासतों को की जा रही ऑक्सीजन सप्लाई में किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। वजारत दाखिला ने रियासतों को कई अहकाम दिए हैं। बेरोक-टोक ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए अहकाम दिए गए हैं। इसके लिए गाड़ियों के मूवमेंट्स को एक से दूसरे जिले या इलाके में ऑक्सीजन लेकर जा रही गाड़ियों को रोका नहीं जा सकेगा। ऑक्सीजन ले जा रही गाड़ियों के एक दूसरे रियासत में जाने पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर से यह नहीं कहा जा सकेगा कि वो किसी एक रियासत या शहर के अस्पतालों को ही अपनी सप्लाई भेजें। शहरों के अंदर भी ऑक्सीजन वाली गाड़ियों के मूवमेंट पर किसी भी वक्त पर कोई पाबंदी नहीं होगी। साथियों, एक साल पहले जब हम पंचायती राज दिवस के लिए मिले थे, तब पूरा देश कोरोना से मुकाबला कर रहा था। तब मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आप कोरोना को गांव में पहुंचने से रोकने में अपनी भूमिका निभाएं। आप सभी ने बड़ी कुशलता से न सिर्फ कोरोना को गांव में पहुंचने से रोका, बल्कि गांव में जागरूकता पहुंचाने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस वर्ष भी हमारे सामने जो चुनौती है, वो चुनौती पहले से जरा ज्यादा है कि गांवों तक इस संक्रमण को किसी भी हालत में पहुंचने नहीं देना है, उसे रोकना ही है। पिछले साल जो आपने मेहनत की, देश के गांवों ने जो नेतृत्व दिखाया, वही काम इस बार भी आप बड़े चुस्ती के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों का साथ लेकर के बहुत ही पक्का करेंगे। सफलता जरूर पाएंगे, क्योंकि आपने पिछली बार किया था। अब एक साल का अनुभव है। संकट के संबंध में ज्यादातर अब जानकारियां हैं। संकट से बचने के रास्तों के संबंध में जानकारी है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे देश के, मेरे गांव के सारे लोग, गांव का नेतृत्व करने वाले लोग, गांव में कोरोना को प्रवेश करने से दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 8,96,000 नए केसेस आए। ये एक दिन में मिलने वाले नए मुतासरीन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 22 अप्रैल को 8,92,000 और 21 अप्रैल को 8,88,000 मुतासरीन में कोरोना की तस्दीक हुई थी। बीते दिन यानी पिछले 24 घंटों में 14,218 लोगों की जान गई। हिंदुस्तान में लगातार कोरोना मुतासरीन का आंकड़ा बढ़ रहा है। जुमे के रोज यानी पिछले 24 घंटों में
वहां रिकॉर्ड 3,44,949 नए मरीज मिले। पिछले साल से लेकर अब तक किसी मुल्क में एक दिन में मिले नए मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी दौरान अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन पर रोक हटा दी है। मुल्क के टॉप हेल्थ रेगुलेटर्स का कहना है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल दोबारा शुरू किया जा सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन पर 11 दिन ब्लड क्लॉटिंग का खतरा बढ़ाने की वजह से रोक लगाई गई थी। सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल सीडीसी और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एफडीए ने जुमे के रोज कहा कि वैक्सीन की वजह से ब्लड क्लॉट और कम प्लेटलेट का खतरा बहुत कम है। सीडीसी और एफडीए को 8 मिलियन डोजेस में सिर्फ 15 ऐसे केसेस मिले हैं। अमेरिका ने एक बार फिर हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर लगी पाबंदी को हटाने से इनकार कर दिया। अमेरिकी की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ने कहा कि हम हिंदुस्तान की रिक्वेस्ट को पूरा करने से पहले अपने शहरियों को प्रायोरिटी देंगे। आपको बता दें कि दुनिया में अब तक 14 करोड़ 62 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 30,99,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। 12 करोड़ 40 लाख के करीब लोग ठीक हो चुके हैं। फिलहाल 1 करोड़ 91 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें 1,09,924 मरीजों की हालत क्रिटिकल है और 1 करोड़ 90 लाख लोगों में कोरोना के हल्के अलामात हैं। लंबे वक्त के बाद हम सभी के लिए राहत की खबर है। मुल्क में कोरोना मरीजों के ठीक होने की रफ्तार में एक दिन के अंदर 111% का इजाफा हुआ। जुमे के रोज 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 2,20,382 लोग रिकवर हुए। अब तक दुनिया में एक दिन के अंदर ठीक होने वाले मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले जुमेरात को एक दिन में रिकॉर्ड 1,98,180 लोग ठीक हुए थे। चारशंबे को 1,92,000 लोग रिकवर हुए थे। हालांकि फिक्र की बात यह है कि कोरोना के नए मरीजों की मिलने की तादाद लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 3,44,949 नए मरीज मिले। पिछले साल से लेकर अब तक किसी भी मुल्क में एक दिन में मिले नए मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। जुमे के रोज यानी पिछले 24 घंटों में 2,620 लोगों की इन्फेक्शन से मौत भी हो गई। एक दिन में हुई अमवात का यह नया रिकॉर्ड है। मुल्क में कोरोना के आंकड़ों में भले ही काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही हो, लेकिन आबादी के लिहाज से देखें तो अभी हिंदुस्तान काफ़ी अच्छी हालत में है। इस मामले में हम दुनिया में 119वें नंबर पर हैं, जहां सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 10 लाख की आबादी में 11,936 लोग मुतासिर पाए जा रहे हैं और 136 लोगों की मौत हो रही है। इतनी ही आबादी में अमेरिका में 98,000, बहरीन में 96,000, इसराइल में 91,000, फ्रांस में 83,000, बेल्जियम में 82,000, स्पेन में 74,000 और ब्राजील में 66,000 लोग मुतासिर पाए जा रहे थे। यहां आबादी के हिसाब से अमवात के आंकड़े भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इससे साफ है कि हिंदुस्तान में अभी इन्फेक्शन काफ़ी काबू में है। अगर थोड़ी एहतियात बढ़ती जाए और इसे और कम किया जा सकता है। मुल्क में एक्टिव केसेस यानी ऐसे मरीज जिनका इलाज चल रहा है, उनकी तादाद आज 25 लाख के पार हो गई। अभी मुल्क में ऐसे 25,43,914 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। तेलंगाना में कोविड-19 के 7,432 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,87,106 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,961 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 33 अमवात हुई हैं। जीएचएमसी की अगर बात करें तो जीएचएमसी के हुदूद में 1464 नए मामला दर्ज किए गए हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। वहां जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बहरान के चलते जुमे की रात 20 लोगों की जान चली गई। अस्पताल के डॉक्टर DK बलूजा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी हुकूमत की तरफ से ऑक्सीजन टैंक मुहैया कराया गया है। ये भी अगले 2 से ढाई घंटे तक ही चलेगा। अस्पताल में 260 मरीज भर्ती हैं। उधर सरोज हॉस्पिटल के कोविड इंचार्ज ने बताया कि अब वो अपने अस्पताल में कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन ना होने के चलते पुराने मरीजों को भी डिस्चार्ज किया जा रहा है। दिल्ली में जुमेरात की रात 25 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई थी। हालांकि बाद में अस्पताल इंतजामिया ने सफाई देते हुए कहा था कि उन मरीजों की हालत काफ़ी तशवीशनाक थी। ऑक्सीजन की कमी के चलते उनकी अमवात नहीं हुई। गंगाराम हॉस्पिटल में जुमे के रोज़ ऑक्सीजन का बहरान भी हो गया था। हुकूमत ने
फौरी वहां ऑक्सीजन की सप्लाई की थी। कुछ दिनों पहले गंगाराम अस्पताल में 37 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इनमें से 5 अस्पताल में ही भर्ती थे, जबकि दीगर डॉक्टरों को होम आइसोलेशन में रखा गया था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सभी डॉक्टरों में माइल्ड सिम्टम्स है और कोई भी तशवीशनाक हालत में नहीं है। नई पीढ़ी में इंसानी जिंदगी को इतना लाचार शायद ही कभी देखा होगा जितना आज देखना पड़ रहा है। वबा तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा सिस्टम में घुसा इन्फेक्शन जान पर भारी पड़ रहा है। इंतजामात की खामियों के चलते मरीज मंजिल पर पहुंचकर दम तोड़ रहे हैं। अहमदाबाद से सामने आई एक तस्वीर हालात बयान करने के लिए काफी है। एक खातून को ऑक्सीजन की फौरी जरूरत थी। उसका शौहर 4.5 घंटे तक रिक्शा लेकर यहां वहां भागता रहा। 3 अस्पतालों ने उसे लौटा दिया। आखिर सिविल अस्पताल के दरवाजे पर उसकी बीवी ने व्हीलचेयर पर ही दम तोड़ दिया, जबकि सामने 3 एम्बुलेंस और 20,000 लीटर ऑक्सीजन का टैंक खड़ा था। फिल्म मुन्ना भाई MBBS आपको याद होगी। इसमें मरीज के अस्पताल पहुंचने पर संजय दत्त कहते हैं कि फॉर्म बाद में भरेंगे, लेकिन ये रियल लाइफ में ही मुमकिन है, रियल लाइफ में नहीं। जबकि समझ सब रहे हैं कि मुल्क में पिछले 1.5 साल से चल रहा कोरोना वबा अब वाकई इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा बहरान बन चुका है। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट कितना नाराज है, इसका अंदाजा उसके कमेंट से लगाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने हफ्ते के रोज कहा कि अगर कोई मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत या फिर मकामी इंतजामिया के किसी ओहदेदार ने ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डाली तो उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने महाराज अग्रसेन हॉस्पिटल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की। अस्पताल ने कोरोना के संगीन मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली हुकूमत से कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डालने से जुड़ी कोई एक वाकया बता दें, हम उसे सूली पर चढ़ा देंगे, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हुकूमत मकामी इंतजामिया के ऐसे अफसरों के बारे में मरकज को बताए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हाईकोर्ट ने मरकज से पूछा कि दिल्ली को हर दिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट करने की बात हकीकत कब बनेगी, जबकि आपने 21 अप्रैल को यह भरोसा दिया था। यह सवाल तब उठा जब दिल्ली हुकूमत की तरफ से कहा गया कि उसे पिछले कुछ दिनों से हर रोज सिर्फ 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रहा है और जुमे के रोज तो सिर्फ 300 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन मिली थी। मौजूदा हालात को देखते हुए कोर्ट ने यह सिफारिश भी की है कि जरूरी हो तो अस्पतालों की सिक्योरिटी वहां बढ़ाएं। कोर्ट ने कहा कि हम ये बात समझते हैं कि किसी खरीबी को खोने पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, इसे लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना बनने दें। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मुद्दे का दूसरा पहलू अखबारों में देखने को मिल रहा है। IIT दिल्ली के मुताबिक मई के मिडिल में कोरोना का पीक आएगा, यह सुनामी है। कोर्ट ने पूछा कि हम क्या तैयारियां कर रहे हैं, मिड में के हालात से निपटने के लिए हमने अब तक क्या किया है। मरकजी हुकूमत रियासतों को कोरोना की दोनों वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में मुहैया कराएगी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने हफ्ते के रोज बताया कि मरकजी हुकूमत के लिए कोरोना की दोनों वैक्सीन का रेट 150 रुपये फी डोज ही रहेगा। इस रेट पर मरकज वैक्सीन खरीद कर पहले ही की तरह रियासतों को मुहैया कराता रहेगा। कंपनी से सीधे वैक्सीन खरीदने की हालत में ही रियासती हुकूमतों को वैक्सीन के लिए पैसे देने होंगे। इससे पहले कांग्रेस कायद जयराम रमेश ने वैक्सीन के रेट पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट शेयर करते हुए कहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सीरम 600 रुपये फी डोज के हिसाब से कोविशील्ड वैक्सीन मुहैया कराएगा। यह दुनिया का सबसे ज्यादा रेट है। उन्होंने लिखा कि रियासती हुकूमतें यह वैक्सीन 400 रुपये के हिसाब से उनको खरीदने पड़ेंगी। यह अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की हुकूमत की तरफ से खर्च किए जाने वाले रेट से भी ज्यादा है। मेड इन इंडिया वैक्सीन का अपने ही मुल्क में इतना ज्यादा रेट क्यों है, इसीलिए कीमतों का फिर से तयन किया जाना चाहिए। कीमतों पर हो रहे तनाज़े पर कोविशील्ड का प्रोडक्शन कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सफाई दी। कंपनी का कहना है कि वैक्सीन के कुछ हिस्से को ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स को 600 रुपये फी डोज पर बेचा जाएगा। यह कीमत अब भी दूसरे मेडिकल ट्रीटमेंट के मुकाबले काफ़ी कम है। कंपनी के मुताबिक एडवांस फंडिंग की वजह से शुरुआत में वैक्सीन की कीमतें दुनिया भर में कम थी। अब
इसमें बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करना होगा, ज्यादा प्रोडक्शन के लिए कैपेसिटी बढ़ानी होगी। वेस्ट बंगाल की सियासी जंग में नया हथियार बना है कोरोना वैक्सीन। बीजेपी और तृणमूल दोनों ने रियासत के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने जुमेरात को ऐलान किया था कि रियासत में 5 मई से फ्री वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। इसके जवाब में जुमे के रोज बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया कि रियासत में उसकी हुकूमत बनने पर सभी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। वेस्ट बंगाल में 8 फेज में होने वाले असेंबली इंतखाबात के 6 फेज पूरे हो चुके हैं। रियासत की 294 असेंबली सीटों में 27 मार्च को 30 सीटों पर, 1 अप्रैल को 30, 6 अप्रैल को 31, 10 अप्रैल को 44, 17 अप्रैल को 45 और 22 अप्रैल को 43 सीटों पर वोटिंग हुई थी। 7वें फेज में 26 अप्रैल को 36 सीटें और 8वें फेज में 29 अप्रैल को 35 सीटों पर वोटिंग होनी है। इंतखाबात के नतीजे 2 मई को आएंगे। इन आंकड़ों को देखें तो जुमला 71 सीटों पर वोटर्स को साधने के लिए दोनों ही पार्टियों ने मुफ्त वैक्सीन का पैंतरा फेंका है। बंगाल बीजेपी ने 23 अप्रैल को सोशल मीडिया में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फोटो शेयर कर कहा कि पार्टी इख्तिदार में आती है तो रियासत के सभी लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। बीजेपी से एक दिन पहले यानी 22 अप्रैल को तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी का वीडियो मैसेज पोस्ट किया था। इसमें 5 मई से रियासत में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का वादा किया गया है। बिहार के असेंबली इलेक्शन के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने फ्री कोरोना वैक्सीन का वादा किया था। ऑपोजिशन ने इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कहते हुए इलेक्शन कमीशन को शिकायत भी की थी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी को क्लीन चिट दे दी थी। 5ই মের পরে ইলেকশনের রেজাল্ট বেরিয়ে যাওয়ার পর আমরা ইউনিভার্সাল ভ্যাকসিন দেব। 18 বছর থেকে যে চাইবে সেই পাবে, সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় সরকার থেকে আমরা ভ্যাকসিনটা কিনে দেব। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में दाखिल कोरोना के कई मरीजों की ऑक्सीजन ना मिलने से मौत होने पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए मुतासिरा कुंभों के तई ताजियत का इजहार किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जारी ताजियती पैगाम में कहा कि ऑक्सीजन की कमी के सबब दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मरीजों की मौत की खबर काफी रंजीदा है। मरने वालों के कुंभों को ताउन मुहैया कराने की दरखास्त करता हूं। इससे कबल उन्होंने एक दीगर पैगाम में कोरोना के सबब पैदा हुई मौजूदा सूरत हाल को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए हुकूमत से आने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की दरखास्त करते हुए ट्वीट किया कि मरकजी हुकूमत से अपील करता हूं कि वो पीआर और गैर जरूरी प्रोजेक्टों पर खर्च करने के बजाय वैक्सीन, ऑक्सीजन और दीगर सेहत की खिदमात पर तवज्जो दें। आने वाले दिनों में यह बहरान मजीद संगीन हो जाएगा। इससे निपटने के लिए मुल्क को तैयार रहना होगा। मौजूदा हालात नाकाबिले बर्दाश्त है। कोरोना बहरान के दौरान जहां बाज लोग अपनों के साथ इम्तियाजाना सलूक इख्तियार कर रहे हैं, वहीं बाज अफराद और तंजीमें महज इंसानियत की बुनियाद पर न सिर्फ आलमी वबा से मुतासिर होने वालों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, बल्कि उनके लिए मुफ्त खाने पीने, दवाओं का इंतजाम किया जा रहा है और मौत होने पर आखिरी रसूमात भी अंजाम दी जा रही हैं। हैदराबाद में बाज तंजीमों की जानिब से बिना किसी पब्लिसिटी के इस तरह की खिदमत अंजाम दी जा रही हैं। होम आइसोलेशन में रहने वालों को खाने पीने का सामान भी सरबराह किया जा रहा है। शहर के मनीकुंडा से ताल्लुक रखने वाले खानगी कंपनी का मुलाजिम नरसिम्हा गुज़िश्ता हफ्ते कोरोना से मुतासिर हो गया। उसने अपनी बीवी का भी टेस्ट कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वो अपने ही मकान में क्वारंटाइन हो गए। हालात ये थे कि वो घर से बाहर जा नहीं सकते थे और कोरोना के खौफ से कोई उनके पास आ नहीं रहा था। ऐसे में एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखा जिसमें लिखा था कि एक तंजीम की जानिब से घर में अलग थलग रहने वाले मरीजों को मुफ्त खाना तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने इस इदारे से राब्ता किया और उन्हें अपना मसला बताया। तब से उस तंजीम की जानिब से उन्हें दोपहर के खाने और रात के खाने का इंतजाम किया जा रहा है। मरीज का नाम और पता बताने पर रजाकाराना तंजीमों के जिम्मेदार घर तक पहुंचकर खाना सरबराह कर रहे हैं। बास तंजीमों की जानिब से कोरोना के मरीजों के लिए अद्वियात और ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम किया जा रहा है। इन तंजीमों के काम करने का तरीक़ेकार यह है कि वो सोशल मीडिया के जरिए मुतासरीन से राब्ते में आ रहे हैं और ज़रूरतमंद अफराद की जानिब से उनसे राब्ता कायम करने पर व्हाट्सएप लोकेशन के जरिए उन तक पहुँचते हैं। खाने और दवाओं के अलावा ऐसे मरीज जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है
डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाने पर 2,000 रुपए उनसे हासिल करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर हवाले किया जा रहा है और ऑक्सीजन की वापसी पर 2,000 रुपए वापस कर दिए जा रहे हैं। उनमें बाज ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो माली तौर पर किसी की मदद की सकत नहीं रखते और वो घरों में अलग थलग रहने वालों को दवाओं की जो कीमत होती है वो लेकर दवाएं उन्हें घर तक दे रहे हैं, बाजार से सौदा लाकर दे रहे हैं। खास तौर पर यह खिदमत उन बुजुर्गों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है जिनके बच्चे मुलाजिमत के सिलसिले में मुल्क से बाहर हैं। अब तक हम बात कर रहे थे कोरोना के मरीजों को खाने पीने, दवाओं और ऑक्सीजन की सरबराही की। इतना ही नहीं, बाज दर्दमंद दिल रखने वाले अफराद की जानिब से कोरोना से फौत होने वालों की नाशों को हॉस्पिटल से घर, खबरस्तान या शमशान घाट ले जाने के लिए मुफ्त एम्बुलेंस खिदमत का आगाज किया गया है। ऐसे अफराद जिनके पास आखिरी रसूमात अदा करने की सकत नहीं है, उनकी नाशों की मुफ्त में आखिरी रसूमात भी अंजाम दी जा रही हैं। खिदमत खल्क के लिए काम करने वाली इन तंजीमों की जानिब से मदद हासिल करने वालों को रुसवा नहीं किया जाता और ना ही कैमरे की चकाचौंध में उनकी मदद की जाती है। कोरोना बहरान के दौरान आपने अक्सर मदद करने वालों की तस्वीर का सोशल मीडिया पर मुशाहिदा किया होगा, जिसमें देखा जा सकता है कि खाने पीने की अशिया की 5 किलो की थैली 5 अफराद की जानिब से मुस्कुराते हुए एक मुस्तहक के हवाले की जाती है। हमारे कहने का मकसद ये नहीं है कि सब ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बाज अफराद सिर्फ दिखावे की खातिर ऐसा अमल करते हुए परेशान हाल अफराद को रुसवा कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। हैदराबाद और सिकंदराबाद में ऐसी कई तंजीमें और शख्सियात हैं जो रात के अंधेरे में मुस्तहिक अफराद के घर राशन की बोरियां डलवा देते हैं। यह काम रात के अंधेरे में इंतहाई खुफिया तरीके से किया जाता है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती और ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो जाती है। भूखे को खाना खिलाने, बीमारों के लिए दवाओं का इंतजाम करने, उन्हें ऑक्सीजन फराहम करने के अलावा आखिरी रसूमात की अंजामदही के लिए आगे आने वाले उन अफराद की जानिब से इस तरह की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं की जा रही हैं, जबकि मामूली मदद करने वाले तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए खुद को हातिम ताई साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वक्त मदद और इंसानियत की खिदमत का है। ऐसे में नाम नमूद और शोहरत के लिए सेल्फी हेल्प करने वालों को अपना मुहासिबा करने की जरूरत है कि वो इस हरकत के जरिए अपने आप की समाज में मददगार के तौर पर शिनाख्त जाहिर करने की कोशिश में जरूरतमंद अफराद को रुसवा तो नहीं कर रहे हैं। मदद के नाम पर खुद का नाम करने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। इंडियन आर्मी ने एक बार फिर मुल्क के सामने मिसाल कायम की है, जिसके लिए वो जानी जाती है। जब पूरा मुल्क कोरोना की दूसरी सुनामी का सामना कर रहा है, ऐसे में वैक्सीनेशन प्रोग्राम और कोविड प्रोटोकॉल पर अमल में जीरो टॉलरेंस के दोहरे इस्तेमाल से फौज ने अपने यहां इन्फेक्शन की रेट लगभग 0 पर लाकर समेट दी है। खास बात यह है कि फौज ने यह कमाल पिछले 2 महीनों से भी कम वक्त में कर दिखाया है। फौज के जराए ने एक अखबार को बताया कि मुल्क में हर रोज कोविड मामलों की तादाद के मुकाबले में फौज में इन्फेक्शन की रेट 0 ही है। मुल्क भर में आ रहे कोरोना के रोजाना 3 से 3,25,000 मामलों के मुकाबले में फौज में यह तादाद 50 से 60 के बीच भी नहीं है। जो नए केसेस आ रहे हैं वो वो लोग हैं जो अपने खानदान के साथ बाहर रहने के लिए गए थे और मुतासिर हो रहे हैं। जुमला मिलाकर 400 फौजी एहलकार होम आइसोलेशन में है, जिनकी तेजी से रिकवरी हो रही है। फौज ने मुल्क भर की आर्मी यूनिट्स में मार्च से कोविड के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की थी और 20 अप्रैल तक आते आते करीब 14 लाख फौजियों में से 99% की वैक्सीनेशन हो चुकी है। कमाल की बात यह है कि इनमें से 82% यानी करीब 11,50,000 फौजियों को कोरोना का दूसरा टीका भी लगा दिया गया है। फौज को टीके का कवच पहनाने के बाद यानी उसको सिक्योरिटी का एक शील्ड देने के बाद 22 अप्रैल से दिल्ली के बेस हॉस्पिटल को कोविड फैसिलिटी में बदल दिया गया है। यहां ऑक्सीजन फैसिलिटी के सभी 258 बिस्तरों पर मरीज भी दाखिल कर लिए गए हैं। फौज ने दिल्ली में 1000 बिस्तरों वाला अपना अस्पताल भी आम जनता के लिए खोल दिया है। हिंदुस्तानी फौज ने मुल्क की खिदमत करने वाले साबिक फौजियों के लिए भी अपने अस्पतालों के दरवाजे खोल दिए हैं। इसके तहत फौज ने पटना में अपना 500 बिस्तर वाला अस्पताल खोल दिया है। इसके अलावा करीब 450 बिस्तर वाला अस्पताल लखनऊ में, 750 बिस्तर का अस्पताल वाराणसी में और 900 बिस्तर का अस्पताल अहमदाबाद में जनता के लिए खोल दिया है। वहीं मरीजों की जरूरत को देखते हुए इन अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की तादाद भी बढ़ाकर अगले 7 दिन में दुगनी की जा रही है, जिससे वक्त पर मदद मिल सके।
कोरोना के इलाज के लिए जाइडस कोडिला कंपनी की दवा को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है। कंपनी का दावा है कि पिगिलेटेड इंटरफेरान अल्फा 2b वीराफिन यानी पिग आईएफएन का एक डोज लेने पर कोरोना मरीज 7 दिन में ठीक हो जाता है। ये एक सिंगल डोज एंटीवायरल ड्रग है, इससे मरीज तेजी से रिकवर होता है। दवा बनाने वाली कंपनी कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शार्विल पटेल ने बताया कि हमने ऐसी दवा बना ली है जो कोविड का इलाज बेहतर तरीके से करती है। ये वायरल इन्फेक्शन में भी काफी असरदार है। क्लिनिकल ट्रायल्स में ये दवा 91% तक असरदार साबित हुई है। इसकी वजह से ऑक्सीजन चढ़ाने की जरूरत की कमी हुई है। इसके फेज 3 ट्रायल में बेहतरीन रिजल्ट देखने में मिले हैं। जिन मरीजों पर इसका इस्तेमाल किया गया था उसमें से ज्यादातर की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट महज 7 दिनों में ही नेगेटिव आ गई थी। कंपनी का कहना है कि कोविड-19 इन्फेक्टेड 250 मरीजों पर दवा का ट्रायल किया गया। ट्रायल्स दिसंबर 2020 में शुरू किए गए थे। विदर्भ के यवतमाल जिले में शराब की तलब मिटाने के लिए 8 लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और आज दोपहर को उनमें से 7 ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मरने वालों के नाम गणेश, उत्तम, शोलार, सुनील, महादेव और दीगर की भी पहचान कर ली गई है। 7वें मरने वाले की पहचान होना बाकी है। रियासत में लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें बंद हैं। बताया जा रहा है कि जुमे की देर रात यवतमाल में वनी गांव में 8 लोगों ने एक साथ बैठकर सैनिटाइजर पिया था। रात में ही सभी की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद अफराद खानदान उन्हें जिला अस्पताल लेकर गए, जहां 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक शख्स की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। वहीं पुलिस स्टेशन के ओहदेदार वैभव यादव ने कहा कि मरने वाले सभी मजदूर थे, उन्हें शराब नहीं मिल रही थी तो उन्होंने हैंड सैनिटाइजर पी लिया। उत्तराखंड के चमोली जनपद के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के बाद फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ग्लेशियर टूटकर मलारी सुमना सड़क पर गिरा था। यह सड़क पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। फौज के मुताबिक अब तक 10 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और 384 लोगों को महफूज बचाया जा चुका है। इनमें 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। फौज की सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये लोग जोशीमठ के सुमना इलाके में बने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के कैंप में थे। खराब मौसम के चलते रात में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। अब सुबह होते ही इसे फिर से शुरू कर दिया गया। इस बीच महकमे मौसमियात ने वार्निंग दी है कि अगले 28 घंटे में चमोली में तेज बारिश के साथ आंधी आ सकती है। इस दौरान वहां मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री और ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अंदाजा है। मैं बना रहा हूँ ना। हाँ हाँ 100 करोड़ रुपए की वसूली वाले इल्जाम पर सीबीआई ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने देर रात मुंबई, नागपुर समेत महाराष्ट्र के 12 ठिकानों पर छापामारी भी की है। इन्फेक्शन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीबीआई की टीम पीपीई किट पहनकर ये छापे मार रही है। ये टीम अभी भी उनके मुंबई में वाक़ सरकारी बंगले में छापामारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख फिलहाल नागपुर में है और वहां भी एक टीम उनसे पूछताछ कर रही है। जस्टिस एनवी रमना ने मुल्क के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर अपना काम संभाल लिया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हफ्ते के रोज उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। जस्टिस रमना ने सीजेआई एसए बोबडे की जगह ली है। जस्टिस बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हो गए। बोबडे ने ही जस्टिस रमना के नाम की सिफारिश की थी। जस्टिस रमना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पहले ऐसे जज हैं जो सीजेआई बने हैं। जस्टिस रमना 26 अगस्त 2022 को रिटायर होंगे, यानी उनका टर्म 2 साल से कम बचा है। नवंबर 2019 में जस्टिस बोबडे ने 47वें सीजेआई के तौर पर हलफ लिया था। जस्टिस रंजन गोगोई के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस बोबडे को सीजेआई बनाया गया था।
नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।